हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विद्रोही और राज। इस चैप्टर के दोस्तों हमने इससे पहले 4 पार्ट कर लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है दोस्तों अभी तक, तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आगे उसे आप देख सकते हैं। और आज इस चैप्टर का हम फाइनल पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। और इस पार्ट में दोस्तों इस चैप्टर को पूरी तरह से हम क्लियर करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर में और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आप बात करने वाले हैं। तो चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। जी हाँ, हालांकि 1857 में अगर हम बात करें तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो उस स्वतंत्रता संग्राम में पूरे भारत में एक विद्रोह का माहौल था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के नीतियों के खिलाफ। बट अवध में ये विद्रोह बहुत ही ज्यादा व्यापक था। अब अवध में अन्य राज्यों से ज्यादा विद्रोह क्यों था, इसी पर हम चर्चा करने वाले। और अवध के जो किसान थे, तालुकादार थे और जो जमींदार थे, वो विद्रोह में क्यों शामिल हुए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्यों लड़ा, ये भी हमें जानना है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में 2017, 2018, 2019 में पूछा जा चुका है। सो इस बार भी इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि अवध में जो विद्रोह था इतना व्यापक क्यों था। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि राज्यों की जो अधिग्रहण की नीति थी, जैसे डलहौजी ने एक नीति बनाई थी और उसी अधिग्रहण की नीति के तहत तमाम राज्यों का अधिग्रहण किया गया, तमाम राज्यों का विलय किया गया ब्रिटिश शासन में। बट अवध का जब विलय किया गया था तो ये बाकी के राज्यों की अपेक्षा काफी कठिन था। या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की शान कहे जाने वाले लखनऊ का जब अधिग्रहण किया गया, और अधिग्रहण करने के बाद जो जनता का विरोध था वो बाकी भारत की जनता से ज्यादा रोष था। और जिस माध्यम से आप कह सकते हैं, जिस वजह से अवध का अधिग्रहण किया गया, वहां कहा गया कि भाई जो वहां के नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुप्रशासन के आधार पर उनके ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उन्हें उनसे वहां से निष्कासित कर दिया गया, कलकत्ता से माफ कीजिएगा लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया गया। और ये कहा गया कि भाई जो नवाब वाजिद अली शाह हैं वो एक अलोकप्रिय नेता हैं, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। बट मामला इसके विपरीत था। अवध की जनता अपने नवाब वाजिद अली शाह से बहुत प्रेम करती थी। और जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने वाजिद अली शाह को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध से निष्कासित किया, तो वहां की जनता उनके साथ साथ कानपुर तक चले गई थी अपने उस नवाब के लिए, जिस नवाब ने उन्हें हर संभव उनकी मदद की थी। जनता विलाप कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ा कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कितना बड़ा व्यापक होने का, क्योंकि जनता उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने कुछ और कारण लगाकर उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया। और केवल अवध से नवाब भी निष्कासित नहीं हुए, नवाब के साथ साथ वो संस्कृति भी निष्कासित हो गई जो वहां पर मौजूद थी। मसलन कि वहां पे नवाब के साथ साथ खानसामे थे, ठीक है, वहां के बावर्ची थे, चित्रकार थे, ठीक है, ऐसे थे। और बहुत सारे लोग नवाब के साथ साथ रंगमंच के कार्यक्रम जो होता था, वो सभी लोग नृत्य करने वाले, सभी लोग की संस्कृति यानी सभी लोग काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। नवाब के साथ साथ उन लोगों का भी निष्कासित हो जाता है। तो इससे एक तरह से पूरे अवध में एक भौतिक क्षति पहुंची। और इसी भौतिक क्षति की वजह से लखनऊ में, अवध में 1857 का जो विद्रोह था बहुत ज्यादा व्यापक था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने जो अवध के तालुकादार थे, जो जमींदार थे, जो किसान थे, क्योंकि अवध के लोगों ने इस विद्रोह में ज्यादा व्यापकता दिखाई थी, तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने इन तालुकादारों को क्या किया, उनकी जमीनों को छीन लिया, उनसे जमींदारी छीन ली, यानी पूरी तरीके से उन्हें पंगु बना दिया। तो क्या कारण थे कि अवध के तालुकादार, अवध के जमींदार और अवध के किसान इस आंदोलन में सक्रिय रहे और इतना आंदोलन व्यापक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक एक करके हम देख लेते हैं। अवध में लोगों की पीड़ा ने राजकुमारों, तालुकादारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था, क्योंकि सभी लोग अपने नवाब के जाने का दुख मना रहे थे, क्योंकि नवाब ही नहीं गए थे, नवाब के साथ साथ उनका वो सारा काम धंधा, उनकी सारी संस्कृति भी चली गई। और सभी
दुख में कहते हैं ना कि दुख की घड़ी में सभी साथ हो जाते हैं, तो नवाब अवध की पूरी जनता एक साथ उठ खड़ी हुई नवाब को जब वहां से निष्कासित किया गया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। दूसरा, अवध के अधिग्रहण से केवल नवाब की गद्दी नहीं गई, इससे प्रदेश के तालुकादारों को भी लाचार कर दिया गया था। अवध के नवाब के साथ साथ जो तालुकादार अपने यहाँ पे सैनिक रखते थे, सेना रखते थे, ठीक है, स्थायी सैनिक रखा करते थे, ब्रिटिश सरकार ने उनके सैनिकों की टुकड़ियों को भंग कर दिया। यानी अब वो कोई सैनिक नहीं रख सकते थे, कोई नौकर चाकर नहीं रख सकते थे, अब केवल ब्रिटिश सरकार वहां पर सैनिक रख सकती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों ने तालुकादारों हथियारबंद सिपाही रखने की, जो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजों ने तालुकादारों से, जमींदारों को जो उनके हथियारबंद सिपाही रखते थे पहले, यानी कई बार तो देखा गया, कई बार तालुकादार, कई बार जमींदारों के पास तो 12-12 हजार सैनिक हुआ करते थे हथियारबंद। अब वो सारे अंग्रेजों ने इस पूरी तरह से उनको समाप्त कर दिया, और इस तरह से धीरे धीरे उन सभी लोगों के मन के अंदर जो एक आक्रोश की भावना पनप रही थी, और वो आक्रोश फूटा, बहुत तगड़ा फूटा बाद में। ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकादारों की शक्ति एवं सत्ता को और अधिक चोट पहुंचाई। अब ये ब्रिटिश भू राजस्व नीति क्या थी दोस्तों, 1856 में, जी हाँ 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक मुसद बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। क्या लागू कर दिया था, एक मुसद बंदोबस्त व्यवस्था को लागू कर दिया। इसके तहत जो है ब्रिटिश सरकार इन तालुकादारों, इन जमींदारों से मनमाने तरीके से लगान वसूला करती थी। अब चाहे फसल का उत्पादन हो चाहे ना हो, अगर तालुकादार जमींदार लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारियों को नीलाम कर दिया जाता था। इससे पूरी तरह से जमींदार जो है पंगु बन चुके थे, या उनके पास अब कुछ शेष नहीं रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था मेरे दोस्तों। क्लियर। इसके बाद दक्षिण अवध के तालुकादार को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी, और दक्षिण लखनऊ के जो अवध थे उनको सबसे ज्यादा तकलीफ और समस्या का सामना करना पड़ा अवध के अधिग्रहण के बाद। इसके बाद देखते हैं, जो तालुकादारों की सत्ता छीनने का परिणाम यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था बंद होगी, क्योंकि जो तालुकादार थे वो अपने साथ कई प्रकार के लोगों को काम पर रखा करते थे। जब कई प्रकार के लोग वहां पर काम किया करते थे, खानसामे थे, बावर्ची थे, सब कुछ से अगर आप जब इनका अधिग्रहण कर लिया तो पूरी तरह से वो समस्याएं पूरी तरह से एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अवध में 1857 के दौरान प्रतिरोध अत्यधिक लंबा चला। प्रतिशोध लंबा क्यों चला, वहां लड़ाई की बागडोर वास्तव में तालुकादारों और उनके किसानों के हाथों में था। तो 1857 में जब विद्रोह हुआ, और विद्रोह जब अवध पहुंचा तो अवध में विद्रोह काफी लंबा, काफी व्यापक हुआ। और व्यापक क्यों हुआ, क्योंकि अवध का जो विद्रोह था, वास्तव में विद्रोह की जो बागडोर थी, वहां के जो तालुकादार थे, वहां के जो जमींदार थे, वहां के जो किसान थे, संभाल रहे थे, और वो अपने प्रतिशोध का बदला ले रहे थे। जो बदला जो ब्रिटिश सरकार उनके साथ गलत रवैया अपनाया था, जो उनके साथ भेदभाव किया था, जो उनके साथ उन्होंने पूरी तरीके से उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया था, अब वो अपने बदला लेने को आतुर थे। ठीक है, अवध के ये लोग। इसी प्रकार से बहुत से तालुकादार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा, जितने भी कह सकते हैं कि अवध के ज्यादातर जो तालुकादार थे, जमींदार थे, वो अवध के नवाब प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा, अपनी सच्ची निष्ठा रखते थे। और जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के दौरान जो अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, उनके साथ वो लड़े, उनके बेटी ब्रिजेश के साथ इन तालुकादारों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई करी। और इस तरह से हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, इसमें तालुकादार, जमींदार और किसान क्यों शामिल थे, वो सारा कारण हमने आपको बता दिया कि वजह क्या थी। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह से बनने की पूरी संभावना है इस बार। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है कि अफवाहों ने, जी हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप कह सकते हैं, अफवाहों ने किस प्रकार 1857 की क्रांति को जन्म दिया। अफवाहों ने किस प्रकार 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है अफवाहें क्या क्या थी। अफवाहों की अगर हम बात करें तो एक अफवाह ये थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको दांत से अगर झीला जाता था तो हिंदू मुसलमान का दोनों तरफ भ्रष्ट हो सकता था। यानी जब 10 मई 1857 के दौरान जब मेरठ में विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद जब जो विद्रोह का एक समूह, विद्रोहियों के एक समूह, एक जत्था जो है जब दिल्ली के लाल किले के पास पहुंचा और वहां पर बहादुर शाह जफर से कहता है कि भाई अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है जिस कारतूस का प्रयोग करने से हिंदू मुसलमान दोनों धर्म भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और क्योंकि उस कारतूस को बंदूक में डालने से, एनफील्ड राइफल्स में डालने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। तो ये भी एक अफवाह थी, और इसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया।
अगर अफवाह की शुरुआत की माने, अफवाह शुरुआत की बात माने तो मेरे दोस्तों, तो हुआ क्या था, दमदम एक में जगह है दोस्तों, वहां पर एक जेल थी, एक कारागार था। तो जेल कारागार ये थी कि वहां पर दोस्तों कह सकते हैं कि वहां पर एक आदमी बैठा, मतलब ब्राह्मण व्यक्ति से क्या हुआ था, ब्राह्मण व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा गया, परंतु वो लोटा जो है पीने के पानी को देने के लिए नहीं देता है। जो कैदी अंदर बैठा हुआ था, वो कैदी कहता है कि भाई ठीक है, अभी आप हमें लोटा देने से या पानी पिलाने से मना कर रहे हैं, तो एक दिन अंग्रेज आपकी पूरी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे, यानी आपका धर्म भ्रष्ट कर देंगे। यानी जो पानी मांगता था वो दोस्तों क्या था, वो एक निम्न वर्ग व्यक्ति था, परंतु जो व्यक्ति था वो ब्राह्मण था, उसने पानी पिलाने से मना कर दिया। तो इस तरह से जो है समस्या का जन्म होता है, और ये अफवाह लगातार फैलती चली गई। और ये भी अफवाह थी कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है, जो बाजार में आटा और चावल, जो आटा बाजार में बिक रहा है, उस आटे में गाय और सुअर की हड्डी को पीस कर मिला दिया गया है, जिससे हिंदू मुसलमानों धर्म भ्रष्ट किया जा सके। इसी बीच जो है कि ये भी अफवाह फैली थी कि भाई भारतीयों को ईसाई बनाया जा रहा है, ईसाईकरण किया जा रहा है लगातार। ये भी एक बड़ी अफवाह थी। साथ ही साथ दोस्तों एक भविष्यवाणी ये भी थी। भविष्यवाणी क्या थी कि भाई 1757 के जो आंदोलन था, विद्रोह था, अब उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं, और जैसे ही 100 साल पूरा हो जाएगा जो है, हम जो है ब्रिटिश सरकार के चुंगल से मुक्ति पा लेंगे। तो ये भी एक प्रकार की दोस्तों भविष्यवाणी 100 साल पूरा होने वाला था। और ये तमाम प्रकार की जो भविष्यवाणी थी, ये क्यों मानी गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा भारत में जातीय भेदभाव को समाप्त किया जा रहा था। ठीक है, नए परिवर्तन किए जा रहे थे, पश्चिमी शिक्षा का कह सकते हैं कि बढ़ावा किया जा रहा था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, दहेज विधवा विवाह प्रथा को विधवा विवाह को लागू किया गया भाई, ठीक है। इसी प्रकार से पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ चीजें थी जिससे लोगों को लगने लगा भाई जो ब्रिटिश सरकार है हमारा पश्चिमीकरण कर रहे हैं, हमारा ईसाईकरण कर रहे हैं। इस प्रकार से अफवाहें और भविष्यवाणियों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से जन्म दिया दोस्तों। तो चाहे वो चर्बी लगा कारतूस हो, चाहे वो बाजार में मिलने वाले आटा जिसमें ये अफवाह फैली थी कि सुअर गाय की चर्बी को, जो हड्डी को पीस कर मिलाया गया है, चाहे चपाती वाली अफवाह हो, ठीक है, चपातियों के फैलाया गया था। तो इस पर तमाम प्रकार की अफवाहें थी, तमाम प्रकार की भविष्यवाणी थी, जो जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कह सकते हैं कि लागू या भड़काने में काफी योगदान दिया। हालांकि इसमें इतिहासकारों के बहुत सारे नजरिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हर इतिहासकार इसे अपने अलग नजरिए से देखता है, बट आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आज हमारा जो पूरा चैप्टर दोस्तों विद्रोही और राज पूरी तरह से समाप्त होता है। आने वाले चैप्टर पार्ट नंबर 13 हम करने वाले दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।